साथियों नमस्कार, जय कल्पामृत। मैं संजना साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से आप सभी लोगों का आज की 8 बजे ऑनलाइन वेबिनार में हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। और हमारे बीच आज के इस ज़ूम वेबिनार में जितने भी नए साथी जुड़े हुए हैं, उनका भी पूरे कल्पामृत परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी मातृत्व शक्ति जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, आज का हमारा जो टॉपिक है, वो जहर मुक्त खेती एवं कम लागत में अधिक उत्पादन कैसे कर सकते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं कि आज हम जो है रासायनिक कीटनाशक का उपयोग करके हमारे बॉडी को कितना साइड इफ़ेक्ट होता है और किसानों को कितना जो है लागत बहुत अधिक लगता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है साथियों, जो हमारे बीच आज जो है जयपुर राजस्थान की पावन धरती से बिलॉन्ग करते हैं और एग्रीकल्चर के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी रखते हैं साथियों। साथियों आज कल्पामृत में रॉयल्टी अचीवर है और साथ ही साथ वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं और जॉब करते-करते आज कल्पामृत को पार्ट टाइम के रूप में कर रहे हैं और पार्ट टाइम के रूप में करते-करते आज एग्रीकल्चर के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बहुत गहरी नॉलेज रखते हैं, जो आज हम सभी लोग को देंगे। मैं सभी साथियों से ये बोलना चाहूँगी कि जब हमारा मीटिंग शुरुआत हो, तो सभी साथी जो है कॉपी पेन के साथ बैठे क्योंकि हमको सारे बातों को नोट्स करना है क्योंकि ये आने वाले जब हम फील्ड में जाएँगे तो ये हमारा जो है काम आने वाला है। तो आप सभी के बीच मैं इनवाइट करना चाहूँगी मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी सर जी को, पूरे कल्पामृत परिवार की तरफ से आपका बहुत-बहुत स्वागत है सर जी। आप आज की मीटिंग को कंटिन्यू रखें। मोस्ट वेलकम सर जी पूरे कल्पामृत परिवार की तरफ से। थैंक यू वेरी मच संजना बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं पीपीटी ओके, थैंक यू वेरी मच बहन जी। और जैसा आपने बताया, मैं जयपुर का रहने वाला और मेरा बैकग्राउंड जो है एग्रीकल्चर से रहा है, क्योंकि मैं कृषि का विद्यार्थी हूँ। मैंने बीएससी यानी कि पीजी और यूजी दोनों एग्रीकल्चर से की है। साथ ही साथ मैंने कृषि विभाग में 1.5 साल काम भी किया है। उसके बाद में मैं अभी पिछले 5 साल से बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ। और साथियों, मैं धन्यवाद करूंगा अपनी कल्पामृत मैनेजमेंट को और विशेषकर हमारे अक्षत सर को, जिन्होंने आज एक अच्छा मौका दिया है मुझे अपने कल्पामृत के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से, ऑफिशियल चैनल से आप सब लोगों से मिलने का मैं भाग्यशाली भी हूँ और धन्यवाद देता हूँ अक्षत सर को। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं, कल्पामृत अपने आप में एक विशेष विस्तृत रूप है, जिसमें कई सेक्टर्स में कल्पामृत काम करता है। जैसे पर्सनल केयर में काम कर रहा है, होम केयर में कर रहा है, वेलनेस में कर रहा है, इलनेस में कर रहा है, उसी प्रकार एग्रीकल्चर सेक्टर में भी आज कल्पामृत काम कर रहा है। और साथियों, जैसा बहन जी ने बताया कि आज हम इस सेशन से ये सीख पाएंगे कि किस तरह से हम एग्रीकल्चर को जहर मुक्त बना सकते हैं, मतलब खेती को जहर मुक्त कैसे बना सकते हैं, और हमारे जो किसान भाई है उनकी आय हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो मैं आज का सेशन शुरू करता हूं। सर, आज के सेशन से हम मुख्यतः सेशन से पहले बताना चाहूंगा, ये जो आज का प्रेजेंटेशन तैयार किया गया है श्री अक्षत सर के द्वारा किया गया है। तो मैं धन्यवाद दूंगा सर को कि सर आपने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट मैटर तैयार करके हम पूरी कल्पामृत परिवार के लिए तैयार किया है। इसमें काफी अच्छी अच्छी जानकारियां हैं जो कि हमें मिलती नहीं, लेकिन आपने पीपीटी के माध्यम से एक ये सब्जेक्ट मैटर तैयार कर दिया, जिससे हम जान पाएंगे कि भारत में कृषि का क्या परिदृश्य है और कृषि के क्या क्या हम इसमें संभावनाएं हैं अपने देश के अंदर एग्रीकल्चर की, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर या जैविक खेती का
किस तरह से हम इसका बढ़ावा कर सकते हैं और हमारे देश, हमारे समाज के लिए किस तरह जरूरी है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। उसके साथ में कल्पामृत अपना किस तरह से इसमें रोल निभा रही है, किस तरह से कल्पामृत अपना महत्वपूर्ण इसमें वैल्यू दे पा रही है, ये सारी चीजें हम आज सीखने को इस पीपीटी के माध्यम से मिलेगी। तो मैं धन्यवाद करूंगा अक्षर सर का, और मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला है कि भारत के अंदर लगभग 60% जो क्षेत्रफल है उसका 60% भूमि एग्रीकल्चर या कृषि योग्य भूमि है। इसको मेजरमेंट में देखें तो 395 मिलियन एकड़ कृषि योग्य भूमि इंडिया में है, जो अमेरिका के बाद दूसरा स्थान रखती है। तो साथ ही हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी एग्रीकल्चर लैंड भारत में है। और अपनी जो डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन होता है, घरेलू उत्पाद, उसका 80% यानी 18% उसका योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। और साथियों, दलहन और खाद्यान्न में चावल, गेहूं, दालों में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश के रूप में भारत को विश्व में जाना जाता है। कुछ डेटाज हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पे है, एक्सपोर्ट के मामले में 9वें स्थान पे है, और भारत की 58 से लेकर 60% जनसंख्या का जीवन है जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है, वो किसी न किसी माध्यम से कृषि से, खेती से अपना रोजगार चलाते हैं। लेकिन साथ ही साथ में किसानों की कुछ चिंताएं बढ़ रही है। पहले परंपरागत खेती होती थी, लेकिन अब जिस तरह से मानव का विकास हो रहा है, उस तरह से एग्रीकल्चर में भी डेवलपमेंट हो गया। तो डेवलपमेंट के साथ साथ में चिंताएं भी बढ़ जाती है। जिस तरह से अभी पानी की कमी हो रही है, कीटनाशक, फफूंदनाशक, उर्वरक बहुत ज्यादा मात्रा में उपयोग किया जाने लगा है, बीज की गुणवत्ता समाप्त हो गई है। हम आज देखते हैं कि खाना टेस्टी नहीं है, कोई फल फ्रूट्स खाते हैं तो पुराने वाला टेस्ट उसमें नहीं मिलता है, मतलब क्वालिटी है जो कहीं ना कहीं गिर गई है। मौसम आजकल जो एक ग्लोबल वार्मिंग के कारण और बहुत सारे पोल्यूशन के कारण मौसम जो है बैलेंस में नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आ जाती है, कई बार सूखा पड़ जाता है, कई बार ज्यादा बारिश हो जाती है। इस तरह की मौसमी आपदाएं आने लग गई। साथ साथ में कम उत्पादन, अब जिस तरह से ये अपन इनका कीटनाशकों और इनका ज्यादा उपयोग करते हैं तो उत्पादन में लगातार कमी आती जा रही है। मृदा की उर्वरक क्षमता जो है, उर्वरकता कम होती जा रही है, मृदा की उत्पादन क्षमता कम होती जा रही है, मृदा के गुण कम होते जा रहे हैं। साथ ही साथ फसलों में बीमारियां बढ़ रही है। इन्हीं के साथ में कुछ सवाल यहाँ पे हमें मिल रहे हैं कि क्या पहले के मुकाबले मिट्टी आपको कमजोर नजर आती है या उर्वरा शक्ति बढ़ी है? तो जाहिर सी बात है सर कि मिट्टी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से हम इसमें ज्यादा दवाइयां डाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कमजोर मिट्टी है, इसलिए ज्यादा दवाई डालने की हमें जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। क्या पहले के मुकाबले फसल की किस्म अच्छी है या बेकार है? सर किस्में तो बहुत अच्छी अच्छी आ गई, लेकिन वातावरण बिगड़ गया, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, लैंड बिगड़ गई, अपनी धरती जो मिट्टी बिगड़ गई, इसलिए अच्छी किस्में भी उत्पादन कम दे पाती है। क्या पहले के मुकाबले वास्तविक पैदावार बढ़ी है? साथियों, पैदावार तो बढ़ी है लेकिन मुनाफा घटा है। कारण क्या है? पैदावार तो अच्छी किस्म से बढ़ गई, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से बढ़ गई, लेकिन उसका जो कॉस्ट है, फसल का उत्पादन का कॉस्ट भी बढ़ गया। तो जिस दर से उत्पादन बढ़ा, उस दर से कहीं ज्यादा कॉस्ट बढ़ गया, इसलिए मुनाफा कम हुआ किसान को। इसके साथ में पहले के मुकाबले फसलों में बीमारी, कीटों का आक्रमण बढ़ गया। हाँ, बिल्कुल बढ़ गया। बढ़ने का कारण भी यही है कि फसल और मिट्टी के अंदर वो खुद की जो अपन ह्यूमन बॉडी की बात करें, जो इम्यून सिस्टम होता है, उसी प्रकार मिट्टी का भी इम्यून सिस्टम होता है, वो कमजोर हो गया, इसलिए फसल में कीड़े और मकोड़ों की संख्या बढ़ गई। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाले केचुआ, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, प्रोटोजोआ, इस तरह के माइक्रोब्स जो हैं वो कम हो गए। साथ ही मैं बताना चाहूँ कि मिट्टी के अंदर भी एक बायोडाइवर्सिटी होती है। जैसे मानव के अंदर आयुर्वेद के अनुसार से वात पित्त कफ का बैलेंस खराब होने से बीमारियां उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मिट्टी के अंदर भी जब बायोडाइवर्सिटी खराब हो जाएगी, उसके जीव, हानिकारक, लाभदायक पानी, वायु, ये सारी चीजें जब बैलेंस में नहीं रहेगी तो मिट्टी की भी क्षमता गिर जाएगी। जैसे कि धूम्रपान का एक एग्जाम्पल है अपने को यहाँ मिलता है कि धूम्रपान जिस तरह क्षणिक जोश उत्पन्न कर देता है शरीर में, उसी प्रकार जो रासायनिक खाद होते हैं ये भी फसल और मिट्टी में क्षणिक जोश उत्पन्न कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो कमजोरी पैदा कर देते हैं। किसानों की तंगहाली, साथियों रासायनिक खादों का ज्यादा उपयोग प्रतिदिन खेती में होने लग गया, जिससे
किसानों का खर्चा बढ़ गया। जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है पीपीटी में, 1975 में 1 एकड़ जमीन के अंदर 5 किलोग्राम अगर यूरिया की खपत होती थी, उसके मुकाबले आज प्रेजेंट में 100 किलोग्राम कम से कम हो गई। तो हम ये एक अनुमान देख सकते हैं कहाँ 5 किलो और कहाँ 100 किलो 100 केजी। तो ये जो खपत बढ़ी है, तो साथ ही उत्पादन इतने गुना नहीं बढ़ा। आप किसी भी एंगल से हम देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ पे 95% सॉरी 95 का 100 बढ़ गया, इस रेशियो के अंदर उत्पादन नहीं बढ़ा, कहने का मतलब। आइए जानते हैं किस तरह से रासायनिक जो केमिकल है धरती को नुकसान पहुंचा रहे हैं। साथियों, नाइट्रोजन की वजह से मिट्टी बुरबुरी होती जा रही है। कहने का मतलब है कि मिट्टी के जो कण है, वो कण आपस में बांधने की जो क्षमता होती है वो कम हो रहा है उनमें, यानी कि उनका जो भौतिक स्वरूप बदल रहा है। किसानों के मित्र कहे जाने वाले केचुआ 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 के साथ में बहुत सारे बैक्टीरिया भी है, प्रोटोजोआ भी है, नेमेटोड्स भी है, बेनिफिशियल है जो एग्रीकल्चर के लिए, वो भी ज्यादा केमिकल से नष्ट हो रहे हैं। साथ ही साथ खेतों में एक परत बनती जा रही है जो प्राकृतिक छिद्रों को बंद करते हुए 80% लगातार बेकार कर रही है धरती को। कहने का मतलब कि जो इसमें मिट्टी के अंदर पानी, जल, अकार्बनिक और कार्बनिक तत्व है, इनका एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होता है स्पेसिफिक, उसको ये बिगाड़ देते हैं केमिकल। तो छिद्र कम हो जाएंगे, उनमें वायु कम हो जाएगी, कहीं पानी ज्यादा हो जाएगा। पिछले 30 वर्षों में प्रदूषित खेती हम देख पाते हैं कि आज दूध के अंदर जब पशु है जो दूध नहीं देते तो उनको ऑक्सीटोसिन टॉक्सिन का इंजेक्शन, एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, उसका इंजेक्शन देते हैं और वो टॉक्सिन दूध के माध्यम से आदमी तक यानी ह्यूमन तक पहुंच जाता है। तो प्रदूषण बढ़ रहा है। यूरिया, कीटनाशक, केमिकल युक्त सब्जियां बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हो रही है। कार्बाइड फल, हाइब्रिड किस्म के अनाज, ये सारी बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होने से प्रदूषण प्रदूषण के कैटेगरी में वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है, जल प्रदूषण भी बढ़ रहा है और सोइल पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। साथियों, अभी रिसेंटली सोइल के बारे में एक अभी विश्व पर्यावरण दिवस के ऊपर एक मिशन चलाया गया है, कुछ देश के काफी बड़े लोगों ने चलाया है, मिट्टी बचाओ, सेव द सोइल। तो उस मिट्टी को बचाने का प्रयास भी कहीं ना कहीं अपने अलावा दूसरे लोग भी करना शुरू कर दिया है। एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमें समझने को मिलेगा कि भोजन के साथ 4 से 5 किलो हानिकारक केमिकल का सेवन प्रतिवर्ष एक आदमी करने लग गया। अब हम सोचते हैं हम केमिकल खा नहीं रहे, लेकिन भोजन के माध्यम से देखो साथियों, 4 से 5 किलो केमिकल हमारी बॉडी में जा रहा है। एक उदाहरण के से हम समझेंगे रासायनिक खेती और जैविक खेती में मेजर डिफरेंस क्या होता है। यह जो रासायनिक खेती है एक हिंसक खेती होती है जो कुदरत के नियमों से के खिलाफ होती है, जो ताकत से या अप्राकृतिक रूप से फसल या फल का उत्पादन करती है, जो कि हानिकारक होता है। जबकि जैविक खेती होती है जो हिंसा रहित होती है, जो पौधे को प्राकृतिक और कार्बनिक रूप से बनाती है, उत्पादन बढ़ाती है, जिससे मनुष्य की सेहत बरकरार रहती है। एक एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, जैसा खाएंगे अपन वैसा ही अपन बन जाएंगे। साथियों, कमजोर अगर मिट्टी होगी, उस कमजोर मिट्टी में जाहिर सी बात है पौधा भी कमजोर होगा। उस पौधे से जो अन्न बनेगा उस खाने वाला मनुष्य भी कमजोर होगा। और ताकतवर मिट्टी अगर होगी, उसमें पौधा भी ताकतवर बनेगा और मनुष्य भी है जो खुश और अच्छा हेल्थ वाला बनेगा। जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अपन जैसा खाएंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा, और हमारा शरीर हेल्थी और स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी हेल्थी और स्वस्थ रहेगा, जो हमें बहुत सारा काम करने की शक्ति प्रदान करेगा। अब हम पॉइंट पे आते हैं, कल्पामृत कृषि उत्पाद क्यों क्यों जरूरत पड़ी कल्पामृत कृषि उत्पाद की। तो रासायनिक उर्वरक का किसान बहुत ज्यादा निर्भर हो गया रासायनिक उर्वरक पर, तो उस उर्वरक के बजाय ऑर्गेनिक उर्वरक के ऊपर उसकी जो निर्भरता बढ़ाई जाए, इसके लिए कल्पामृत ने काफी अच्छा प्रयास किया है और कुछ अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं ताकि किसान की निर्भरता केमिकल से हट सके। दूसरी चीज, हमारे जो नेटवर्कर हैं, जैसे हमने अभी देखा कि हमारी जो पॉपुलेशन है 70% एग्रीकल्चर पर निर्भर करती है, तो उस 70% पॉपुलेशन तक पहुंचने का एक जरिया नेटवर्कर को मिल जाएगा अगर वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मास्क हासिल कर लेगा, तो उन 70% पीपुल्स तक भी वो पहुंच पाएगा। साथ ही साथ किसानों की आय बढ़ेगी। सर, यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन उत्पन्न होता है कि किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, प्रोडक्ट तो कॉस्टली होते हैं।
सर यहाँ पे होता क्या एक्चुअल में कि किसान जब अभी केमिकल फर्टिलाइजर यूज कर रहा है तो हर साल उसको उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ती है क्योंकि भूमि की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। लेकिन अगर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर पे किसान आता है तो उसे साल 2 साल हो सकता है कम मुनाफा हो, लेकिन उसके बाद में उसकी जब मिट्टी की क्षमता बढ़ जाएगी, मिट्टी का टॉक्सिन्स कम हो जाएंगे तो उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी और फसल उत्पादन उसका पहले से अधिक होने लग जाएगा। साथ ही साथ उसकी लागत है जो केमिकल फर्टिलाइजर और कीटनाशकों की कम हो जाएगी। इस तरह इसमें अपन कुछ समय में अपना अच्छा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ जब ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का अपन प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे उनका, तो उनकी रेट भी अच्छी मिलती है। जैसे कल्पामृत करता है, कल्पामृत अपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जिन किसानों से प्रोड्यूस करता है उन किसानों को नॉर्मल मार्केट से ज्यादा रेट में खरीदते हैं उन किसानों से। उस प्रकार से हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को की मार्केटिंग हम नॉर्मल मार्केट से ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा भाव में कर सकते हैं। देशवासियों के लिए स्वस्थ भोजन, ये एक कहीं ना कहीं आज तो हम इसको प्रसारित कर रहे हैं, लेकिन जब ये डिमांड बन जाएगी, जब देश की डिमांड बन जाएगी कि स्वस्थ भोजन कहाँ से मिले, तब जाकर हो सकता है कोई मिशन हो, क्रांतियां हो। जैसे कि अभी एक एग्जाम्पल मैंने देखा था, उसमें बता रहे थे कि अगर वर्तमान में जो स्थिति है वो रही तो 2045 2054 पर मिट्टी के अंदर ऐसी ऐसे केमिकल्स बन जाएंगे कि उसमें कोई बीज डालो उगेगा ही नहीं। अब बीज नहीं उगेगा, पूरी हरियाली खत्म हो जाएगी, मतलब पूरा एक तरह से डिजास्टर हो सकता है 2045 तक अगर यही स्थिति चली तो। बात करते हैं कल्पामृत कृषि उत्पाद के फायदे। साथियों, खेती की उपज बढ़ेगी और लागत कम होएगा, जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी, फसल की क्वालिटी भी अच्छी होगी और क्वालिटी में पोषक तत्वों से भरपूर अपना अन्न होगा। ये सारी संभावनाएं कल्पामृत के प्रोडक्ट में है। मुख्य तत्व फसल के लिए वैसे 17 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे कुछ के नाम है: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, गंधक, लोहा, जस्ता, तांबा, बोरन, मैग्नीशियम, क्लोरीन। इस तरह के जो पोषक तत्व हैं इनकी फसल को जरूरत होती है। अंकुरण में जरूरत होती है, बढ़वार में जरूरत होती है, फ्लोरिंग मतलब फूल आने में जरूरत होती है और फल आने में जरूरत पड़ती है इन पोषक तत्वों की। किस स्टेज पे कितनी कितनी मात्रा में जरूरत पड़ती है, हम जनरल सा एक आइडिया देखें तो जो छोटी प्रारंभिक पौध अवस्था होती है उसमें कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। जैसे जैसे पौधे की वृद्धि होती है अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है। जब फल और फूल बनते हैं सबसे ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है जब फल और फूल बनते हैं। फल विकास की अवस्था में थोड़े कम पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, साथ साथ जब पक जाता है फल तो हमें कम पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर में कल्पामृत के पास 3 कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं: एक तो उत्प्रेरक, एक पोषण और एक पौध संरक्षण। उत्प्रेरक में अभी रिसेंटली कुछ समय पहले अपने पास प्रोडक्ट आया है एक्टिव स्प्रीड। उसके साथ में पोषण यानी न्यूट्रिशन में 2 प्रोडक्ट है: सोइल पावर, पावर ग्रो। साथ ही पौध संरक्षण में प्लांट कंजर्वेशन में अपने पास है लार्विसाइड, फंजीसाइड, बैक्टीरियोसाइड और टर्मिसाइड। मुख्य रूप से 4 स्टेज होती है। एक अपन पौधे के विकास की अवस्था देखें तो बीज बुआई, उस समय उपचार करना होता है। दूसरी स्टेज होती है बढ़वार के समय, बढ़वार के समय क्या क्या उपचार करें। तीसरी होती है फल और बाली की स्टेज में। चौथी स्टेज होती है फल या दाना जब बनता है वो स्टेज। तो 4 प्रकार की स्टेज है, चारों प्रकारों में अलग अलग तरीके से हम प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं। पहला प्रोडक्ट आता है फ्लेक्सी एक्टिव स्प्रीड। साथियों, ये एक कोई उर्वरक नहीं है, ये एक्टिवेटर है और स्प्रेटर है, प्रसारक है। ये अपने आप में कोई खाद नहीं है, यह दूसरे खाद और दूसरे जो अपने जो प्रोडक्ट है कीटनाशक, उनकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, उनकी एक्टिविटी को 2 गुना कर देता है। तो ये अपने आप में एक एक्टिव स्प्रीड है। इसमें 80% तत्व जो एक्टिव होते हैं, सक्रिय होते हैं, बाकी 20% इसका बेस मैटर होता है। साथियों, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि 30 सेंटीमीटर मिट्टी गहराई तक, 30 सेंटीमीटर तक ये पानी को ले जा पाता है, क्योंकि पानी के जो सरफेस टेंशन होती है, तनाव होता है, उसको एक कम कर देता है, जिससे पानी अधिक की गहराई तक 30 सेंटीमीटर तक अपना जा सकता है वो। एक्टिव स्प्रे के फायदे:
साथियों ये जो मिट्टी के अंदर पीएच होता है उसको बैलेंस करता है। मिट्टी के अंदर 7 पीएच नॉर्मल माना जाता है, उससे ऊपर होता है तो मिट्टी क्षारीय होती है, और 7 पीएच से कम होता है तो मिट्टी अम्लीय मानी जाती है। तो अम्लीय मिट्टी भी पौधों के लिए हानिकारक या परेशानी पैदा करती है। साथ में जो क्षारीय मिट्टी होती है, पीएच ज्यादा होता है, वो भी पौधों के लिए नुकसानदायक होती है। क्योंकि साथियों अम्लीय और क्षारीय मृदा जब होती है तो पौधों में पोषण लेने की, पानी लेने की अवशोषण क्षमता घट जाती है। इसलिए ये जो अपना प्लांट एक्टिवेटर है, जो ये उस पीएच को बैलेंस करने का काम करता है। एक प्रकार से गोंद का काम करता है, जिससे पानी किसी सतह पर ज्यादा समय तक चिपका रहता है। एक अत्यंत ही घुलनशील तत्व है जो पानी में अच्छी तरह घुल जाता है, और 100% ऑर्गेनिक, कोई साइड इफेक्ट इसके अपनी फसल और अपनी जमीन पे, धरती पे नहीं पड़ेंगे। ये कुछ फायदे जो इसको हम बीज और दवा की क्रियाशीलता बढ़ा देता है। जैसे मैंने बताया कि ये लगभग दुगुना उसकी जो कार्य क्षमता है उसको कर देता है। फसल की पैदावार गुणवत्ता अपने आप बढ़ जाएगी उससे। साथ ही साथ इसका उपयोग कैसे करें, महत्वपूर्ण चीज आती है कि कोई भी प्रोडक्ट में पास है तो उसका यूज कैसे करें। साथियों 80 लीटर पानी में 160 ml एक्टिव स्प्रेड मिलाकर प्रति एकड़ की दर से भूमि उपचार करें अपन, जिससे भूमि का पीएच बना रहेगा और मिट्टी के अंदर जो है मिट्टी को भुरभुरी बनाकर मिट्टी में ज्यादा दिनों तक नमी संग्रहण करने की क्षमता बढ़ा देता है। सिंचाई करनी है तो हमें 12 घंटे पहले 15 लीटर की टंकी में 12 से 15 ml एक्टिव स्प्रेड मिलाकर टंकी के द्वारा जमीन पर छिड़काव करें। उसके 12 घंटे बाद हम खेत में सिंचाई कर सकते हैं, जिससे पानी 30 सेंटीमीटर की गहराई तक जाएगा और लंबे समय तक प्रभावशाली रहेगा। जैसे जो अपनी नॉर्मल सिंचाई का गैप होता है वो 7 दिनों तक बढ़ जाता है। जैसे अगर अपन एक सिंचाई से दूसरी सिंचाई के बीच में 15 दिन का समय या 10 दिन का समय लेते हैं, तो वो समय है जो 7 दिन बढ़ जाएगा। बढ़ने का कारण क्या रहेगा, क्योंकि जो एक्टिव स्पीड है वो मृदा के अंदर, मृदा के जो कण होते हैं उन कणों के पास पानी को रोके रखने की क्षमता बढ़ा देता है। मतलब उस मृदा कण के पास में पानी को रोक के रखता है। इसलिए लंबे समय तक हम फसल टेंशन को बचा सकते हैं। उपयोग के तरीके, इसको हम बीज के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। 100 किलो बीज के साथ 160 ml की दर से फंजीसाइड और पावर ग्रो के साथ मिलाकर बीज का उपचार करके अंकुरण क्षमता बढ़ा सकते हैं। मृदा जनित, बीज जनित रोगों से बचाव होता है। जब हम बीज का ट्रीटमेंट करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसमें मृदा जनित और बीज के ऊपर जो, जैसे कि बीज के ऊपर कोई अगर रोगाणु है तो उसी समय नष्ट हो जाएगा, और बीज को हम उपचारित करके बोएंगे तो बीज के आसपास के वातावरण में, जब जहाँ पे वो मिट्टी से संपर्क में आता है, उस वातावरण के भी आसपास के जीवाणु, बैक्टीरिया जो हानिकारक है वो मर जाएंगे, जिससे अपना बीज सही तरीके से अंकुरित हो पाएगा। साथ में 15 लीटर पानी में 5 ml की दर से कीटनाशक दवा मिलाकर के छिड़काव कर सकते हैं, और 15 लीटर पानी में 20 ml की दर से हम निंदानाशक यानी खरपतवार नाशी मिलाकर हम छिड़काव कर सकते हैं। उपयोग करने की मात्रा, अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि जो कीटनाशक, फंजीसाइड, फोलियर, फर्टिलाइजर, डिफोलियर प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ में 15 लीटर के घोल में 5 ml एक्टिव स्प्रेड मिला सकते हैं। हर्बिसाइड, खरपतवार के साथ में 20 ml 15 लीटर घोल में मिलाएंगे हम। और सिंचाई के साथ अगर हम काम में ले रहे हैं तो इसको 160 ml 80 लीटर पानी में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सावधानी क्या क्या रखनी चाहिए हमें इस प्रोडक्ट के साथ में। पहली सावधानी है कि इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, प्राकृतिक प्रोडक्ट है। इसका प्रयोग हम किसी भी दूसरे कीटनाशक या खरपतवारनाशक के साथ कर लेते हैं, हम इसका बिना किसी के साथ में उपयोग करना फायदेमंद हमारे लिए नहीं रहेगा ये। और 15 लीटर की दवाई छिड़काव करने वाली मशीन में 5 ml डाला जाता है। दवाई की मात्रा को 30% कम कर देंगे। कहने का मतलब कि 15 लीटर की एक जो टंकी आती है, नॉर्मल जो मशीन आती है स्प्रे करने की, लगभग 15 लीटर के आसपास आती है, उसमें 5 ml डाल देंगे अपन एक्टिव स्प्रेड, और जो तत्व जो दूसरी दवाई इसमें डालेंगे उसकी 30% मात्रा कम कर लेंगे, तो अपना जो खर्चा है वो 30% कम हो जाएगा। खरपतवार नाशी जैसे एग्जांपल दे रखा है, 100 ml का प्रयोग करते हैं तो उसकी मात्रा 70 ml कर देते हैं। एक प्रोडक्ट है फ्लेक्सिस सॉइल पावर। साथियों जो वातावरण, अभी जो मौसम
आ रहा है, जो सीजन आ रहा है, क्रॉपिंग सीजन खरीफ का आ रहा है, तो इसमें हम इस पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं फ्लेक्स सॉइल पावर पे, क्योंकि ये एक अच्छा दानेदार खाद है जो डीएपी का विकल्प है। मतलब डीएपी एक बहुत ही प्रमुख और बहुत बहुत ही जानकार उर्वरक है। मतलब बहुत सारे किसान हैं जो इसके फायदे नुकसान नहीं जानते, डीएपी के नाम से जानते हैं और इसका उपयोग करते हैं। डीएपी मतलब डालना ही है अपने को। तो हम क्या कर सकते हैं, उस डीएपी का विकल्प उनको दे सकते हैं, फ्लेक्स सॉइल पावर। तो जितनी सीजन जैसे आ रहा है खरीफ सीजन, तो यहाँ पे अपन काफी अच्छा अपना टर्नओवर निकाल सकते हैं। तो कुछ जानकारियां इसकी लेते हैं। सोइल पावर छोटे पोषक तत्वों की कमी को पूरा करता है। छोटे पोषक तत्व मतलब कि जो कैल्शियम, बोरोन, मैग्नीशियम, इस तरह के जो सेकेंडरी अपने न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट के लिए, उनकी पूर्ति करता है। साथ ही साथ में सोइल पावर फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है। साथियों, यह प्रकाश संश्लेषण बढ़ाता है। पौधों ज्यादा उससे हरे रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधों में भोजन ज्यादा बनता है। सोइल पावर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो वातावरण के दुष्प्रभाव से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, उनसे लड़ने की मिट्टी को शक्ति प्रदान करते हैं। साथ ही साथ में ये घुलनशील अच्छा होता है, जिससे पानी और पोषक तत्वों की जो संचरण में सुधार करता है। जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों की संख्या बढ़ाने में, उनकी जो सफेद जड़ें होती है उनको बढ़ाने में मदद करता है। पौधे की बढ़वार और उत्पादन की वृद्धि करने में मदद करता है। साथियों, काम किस तरह करता है, हम एक जनरल चीज में बताना चाहूँ सोइल पावर के बारे में। सोइल पावर में मेरन प्लांट एक्सट्रैक्ट होता है और वेजिटेबल और एनिमल ऑर्गेन्स होते हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें अमीनो एसिड, फॉल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड होता है। इसके अलावा इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर और साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन्स भी होते हैं, जो काम क्या करते हैं। जैसे हम ह्यूमन बॉडी के लिए क्लियरटॉक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि टॉक्सिन्स है जो शरीर से बाहर निकल जाए। इसी प्रकार हमारा सोइल पावर भी काम करता है। मिट्टी के अंदर जो भी अकार्बनिक तत्व हैं उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। जब वो टूट जाएंगे तो पानी के द्वारा वो लीचिंग से धरती के दूसरे स्तरों में चले जाएंगे, जिससे मिट्टी की जो ऊपर की सतह होती है वो उसमें से टॉक्सिन्स यानी जहरील तो कम हो जाएंगे और वो हेल्थी बन जाएगी। जिसके बाद में उसमें बेनिफिशियल जो अपने ऑर्गेनिक्स होते हैं, जैसे केचुआ है, प्रोटोजोआ, नेमेटोड, से वो अधिक मात्रा में पनप पाएंगे। अब वो अधिक मात्रा में पनप पाएंगे तो मिट्टी की जो भौतिक संरचना है, जिसमें पानी का ठहराव मान लो, हवा की उपस्थिति मान लो, कार्बनिक पदार्थों का विघटन मान लो, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लग जाएगी, जिससे हम हमारे मिट्टी में बीज डालेंगे तो बीज की अंकुरण क्षमता है जो बढ़ जाएगी और बीज की जो जड़ें निकलेगी उनको अच्छी तरह से पोषण मिलेगा और जड़ों के द्वारा जो अवशोषित करने वाले न्यूट्रिशन और वाटर, पानी है, वो अच्छी तरह से पौधा अवशोषित कर पाएगा उसको, जिससे पौधे के जड़ों का विकास होगा, तने का विकास होगा, फल फूल फल अच्छे बनेंगे। ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका है किसी पौधे के अंदर सोइल पावर यूज करने का कि किस तरह से। अब इसके अनगिनत फायदे हैं सोइल पावर के। अंकुरण बढ़ा रहा है, प्रकाश संश्लेषण बढ़ा रहा है, फसल में टेंशन कम कर रहा है, तनाव कम कर रहा है, सारे फायदे से मिल सकते हैं। अब बात आती है कौन कौन सी फसल में इसको हम उपयोग कर सकते हैं। ये भूमि सुधारक है, इसमें हम किसी भी प्रकार की फसल लेने से पहले भूमि में डाल सकते हैं। दलहन, सब्जी, वृक्षारोपण, बागवानी फसलें, तिलहन, लॉन गार्डन, गोल्फ कोर्स, ग्रीन हाउस, फूलों की सब्जी, चारे, इन सब में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। मात्रा, साथियों, एक हमारी जो बाल्टी आती है उसमें 5 किलोग्राम उसका वजन रहता है, जिसको हम 1 एकड़ के अंदर उसका उपयोग कर पाते हैं। और फल वाली फसलों के लिए वर्ष में 2 बार 25 से 50 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग करते हैं। नर्सरी में आधा एकड़ में 5 किलोग्राम पैदा डालेंगे, क्योंकि नर्सरी में पौधों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए आधा एकड़ में 5 किलोग्राम है। एक जैव उत्प्रेरक, इसकी बड़ी मात्रा में इसमें फ्लेक्सी पावर ग्रो, साथियों, एक अपना सेकंड पावरफुल प्रोडक्ट है जो इस सीजन में भी बहुत अच्छा काम आएगा और ये भी एक अपने सोइल पावर की तरह बहुत ही प्लांट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। बायो एक्टिवेटेड प्लांट प्रोटेक्शन एक उर्वरक, जैव उर्वरक, इसके अंदर पोटेशियम और हार्मोन्स की बड़ी मात्रा होती है।
हार्मोन्स की बड़ी मात्रा होने से इसमें मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल गतिविधियों को ये सक्रिय करता है पौधे में। पौधे जिस तरह ह्यूमन बॉडी में हार्मोन्स से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, उसी तरह तरीके से प्लांट्स के अंदर भी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा। और जो प्लांट का टिश्यूज है, जहाँ से पोषक तत्व ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं, प्रकाश संश्लेषण से पानी ऊपर जाना, भोजन नीचे आना, ये सारी जो प्रक्रिया होती है टिश्यूज के माध्यम से होती है, वो हार्मोन से रेगुलेट होती है। और हमारा फ्लेक्सी पावर ग्रो है जो काफी हद तक उसमें मदद करता है। रासायनिक उर्वरक डीएपी, यूरिया आदि पर निर्भरता कम कर देता है साथियों। फायदे सर इसके, पोषक तत्व लेने से क्षमता, पोषक तत्व से बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ जाएगी, जोरदार अंकुर विकास होगा, माइक्रोबियल गतिविधि बढ़ जाएगी मृदा में। मृदा में भी काफी अच्छे काम करता है। जो मैंने बायोडाइवर्सिटी की बात की, मृदा में बहुत सारे ऑर्गेनाइज्म होते हैं, उनकी एक्टिविटी बढ़ा देता है ये। रासायनिक उर्वरक जैसे डीएपी आदि की निर्भरता काफी हद तक कम कर देता है। हमारा लक्ष्य भी है, हमारा उद्देश्य भी है कि हम डीएपी यूरिया की निर्भरता किसानों के साथ कम करें, जिससे हमारी मिट्टी बचे और हमारे किसानों का जो है खर्चा, कॉस्ट कम आए, वातावरण के अनुकूल है और फलों फूलों को टूटने से बचाता है। नेक्स्ट, इसमें पौधों की जड़ों और पूरे सिस्टम को मजबूत कर देता है। ये पूरे जो इम्यून सिस्टम होता है प्लांट्स का, उसको मजबूत करता है। अनाज फलों का बेहतर विकास, आकार और वजन बढ़ाता है। फसलों की बेहतर सेल्फ लाइफ, उपज और गुणवत्ता में सुधार करता है। पौधों को तनाव की स्थिति में प्राकृतिक रूप से रक्षा प्रणाली सुधारता है। गैर रासायनिक उपयोग में सुरक्षित है। पौधों में मेटाबॉलिक फिजियोलॉजिकल गतिविधियों को की प्रक्रिया को सक्रिय करता है। एक तरह से ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जो प्लांट की पूरी ग्रोथ को रेगुलेट करता है। इसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं, वो पौधे की संपूर्ण जो एक्टिविटीज होती है उसको नॉर्मलाइज करके, उसको रेगुलेट करके एक अच्छी तरह से पौधे का विकास, जड़, तना, फल फूल बनना, इन सब का में अच्छा काम करता है। पावर ग्रो का उपयोग हम खेत की फसल, दलहन, सब्जियां, वृक्षारोपण, बागवानी, तिलहन, ग्रीन हाउस, फूलों की खेती, चारा फसलें, सब में हम कर सकते हैं। बात आती है मात्रा और उपयोग कैसे करें। 500 लीटर पावर ग्रो को 1 एकड़ से अधिक भूमि पर स्प्रे के लिए पर्याप्त माना जाता है। और बुआई के 15 दिन बाद 3 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर अपन पावर ग्रो का स्प्रे कर सकते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं साथियों इसके। एक जैविक कीटनाशक दवा जो विशेष रूप से कीड़ों, सॉरी, ये नेक्स्ट अपना प्रोडक्ट है फ्लेक्सी लार्विसाइड। एक जैविक कीटनाशक दवा है जो विशेष रूप से कीड़ों के लार्वा को नष्ट करने में सहायक है। और इसका उपयोग ज्यादा लार्वा कैटरपिलर्स को मारने के लिए किया जाता है। मिट्टी में उर्वरकता में वृद्धि करता है, फसल की कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये लार्वा कीटों के लिए अति संवेदनशील, फसलों के लिए कीटनाशक एक विकर्षक के रूप में कार्य करता है। विकर्षक मतलब कि इसका जब हम स्प्रे करते हैं तो ये एक विशेष प्रकार का पत्तियों पर एक आवरण बनता है, जिससे कीट जो होते हैं लार्वा उन पत्तियों को खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इसको विकर्षक के रूप में भी काम में लेते हैं। एक कीट के विकास और शरीर क्रिया विज्ञान को बाधित करके संपर्क या अंतर्ग्रहण का काम करता है। साथ ही एक एंटीफिडेंट के रूप में, सर जो लार्विसाइड हमारा है वो इंसेक्ट के कांटेक्ट में आएगा तो भी काम करेगा, और अगर वो इंसेक्ट उसको खा लेता है तो भी काम करेगा। और एंटीफिडेंट मतलब प्लांट के ऊपर एक सरफेस बना देगा जिससे कुछ इंसेक्ट उसको खाना पसंद नहीं करेंगे, इसलिए वो भूख के कारण भी इंसेक्ट जो मर जाएंगे। इस तरह हमारा फ्लेक्सी लार्विसाइड काम करता है। हमारी जो है 250 ml की पैकिंग में आता है ये। बहुत सारे जो लार्वा होते हैं उनके लिए ये उपयोगी होते हैं, जैसे डायमंड बैक मोथ है, शलजम गोबी मोथ है, आम गोबी तितली, आर्मी वर्म, ठीक है, टोबैको कटवर्म, इसके खिलाफ काम करता है। धान के अंदर जैसे पत्ती रोलर है, तना बेधक है, फंगस ग्रट्स है, राइस स्टेम बोरर है, कैटरपिलर, इनमें प्रभावी रूप से काम करता है। लार्वा अवस्था से गुजरने वाले सभी प्रकार के लगभग कीटों के खिलाफ ये प्रभावी है। इसकी मात्रा और उपयोग, 20 ml 15 लीटर स्प्रे पंप और स्प्रे 200 ml प्रति एकड़ के रूप में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट है फ्लेक्सी फंजीसाइड। फफूंदी केक कोशिका झिल्ली को नष्ट करके उसको मारने में सहायक
प्रदान करता है। मतलब कि जो फंगस जो होता है फसल के ऊपर जो बीमारी पैदा करता है, उस फंगस की जो झिल्ली होती है उसको ये ब्रेक डाउन करके, उसको तोड़ करके उस फंगस को नष्ट करने में सहायक है। पौधों के संपर्क और प्रणालीगत फफूंदीनाशक के रूप में कार्य करता है। प्रणालीगत मतलब सिस्टमेटिक। इसका उपयोग रोग के निवारण, रोग को रोकने में किया जाता है। सभी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हमें कोई भी फसल हो उसमें इसका स्प्रे हम कर सकते हैं। फंगस से जो जनित बीमारी होती है, जो फंगस से बहुत सारी बीमारियां होती है, उनमें ये अच्छा काम कर पाएगा। एग्री बायो फंजिसाइड सिस्टेमिक और कॉन्टेक्ट जैविक ऑर्गेनाइजेशन दोनों प्रकार से रोगों को नियंत्रित करता है। पौधों की पत्तियों में होने वाले सभी प्रकार के धब्बे, भूरे दाग, जड़ों का सड़ना, स्टेम क्लाइट्स और उनमें होने वाले विभिन्न रोगों को नियंत्रित करता है। मतलब जो फंगल डिजीज होती है उनको सब में हम इसका उपयोग कर पाएंगे। निवारक और उपचारक दोनों है। साथ ही इसकी मात्रा और उपयोग, फोलियर स्प्रे प्रभावित क्षेत्रों पर ड्रेसिंग के लिए 20 ml 15 लीटर स्प्रे पंप का उपयोग कर सकते हैं। ड्रेसिंग मतलब कि उनके ऊपर से छिड़काव कर सकते हैं जहां बीमारी हमें दिखे उस फसल में। तो मात्रा लेंगे 20 ml, एक जो पानी की टंकी आती है 15 लीटर की, उसमें। इसी प्रकार हमारा बेहतरीन प्रोडक्ट है फ्लेक्सी बैक्टीरियोसाइड। साथियों, बैक्टीरियोसाइड में एक हानिकारक बैक्टीरिया को मारने के लिए व्यापक मात्रा में उपयोग किया जाता है। यह मिट्टी जनित बीमारियों में अधिक प्रभावशाली है। जो मिट्टी के अंदर से पौधों में बीमारी आती है, मतलब मिट्टी के अंदर जो हानिकारक बैक्टीरिया है उनसे जो पौधों में बीमारी आ रही है उसमें काफी प्रभावशाली है। गैर विषैला टॉक्सिन्स नहीं है इसमें। पौधों को बिना नुकसान पहुंचाए बैक्टीरिया को बहुत कम समय में मार देता है, क्योंकि इसमें कुछ एल्केलॉइड, साल्ट ऑफ एलिफेटिक पीजीआर रहते हैं जो कि हानिकारक बैक्टीरिया को किल करते हैं। बैक्टीरियोसाइड की मात्रा और उपयोग 500 ग्राम 150 लीटर पानी का घोल बनाकर हम छिड़काव करेंगे। हमें थोड़ा इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी कि अपनी त्वचा और आंखों के संपर्क में ये स्प्रे न आए। तो अच्छी तरह हमें इसको उपयोग करने से पहले प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। फ्लेक्सी टर्मिसाइड, ये एक पूर्ण रूप से प्राकृतिक और विष मुक्त होता है। कीटनाशकों के साथ मिलाने से इसका कार्य क्षमता बढ़ जाती है और दीमक एसिड के विरुद्ध सबसे अधिक प्रभावशाली, जिस नाम से अपने को समझ में आ रहा है कि टर्मिसाइड है, तो मतलब दीमक के लिए काफी अच्छा ये उपयोगी है। और मिट्टी के जो तत्व हैं इनको कोई नुकसान नहीं होता। ये सिर्फ है जो दीमक के जो सिस्टम है उसके दीमक को के संपर्क में आकर उसके बॉडी के अंदर प्रवेश करके उनको किल करने का काम करेगा। इसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं, इसके अंदर जो साल्ट होते हैं, वो दीमक और एसिड के लिए काफी अच्छी हद तक काम करते हैं। 5 ml प्रति लीटर, 1 लीटर में 5 ml मिलाकर हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही एक इसमें दिया हुआ है कि कल्पामृत की कोई भी प्रोडक्ट एक साथ 2 ही मिक्स करने हैं अपने को, एक्टिव स्प्रेड के अलावा। एक्टिव स्प्रेड है जो हम सब में काम में ले सकते हैं। हर एक्टिव स्प्रेड तो कल्पामृत नहीं, कल्पामृत के बाहर भी अगर कोई यूज कर रहा है किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर का, तो हम उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट के साथ में, अपने जो ट्रेडिशनल जहां से भी आप परचेज करते हो उसके साथ में भी हमारा एक्टिव स्प्रेड काम में ले सकते हो, ताकि उसके जो केमिकल फर्टिलाइजर है उनकी उपयोगिता बढ़ा देगा वो। जैसे कि पावर ग्रो प्लस टर्मिसाइड हम यूज कर सकते हैं, इनमें एक्टिव स्प्रेड साथ में यूज कर सकते हैं। पावर ग्रो प्लस फंजिसाइड प्लस एक्टिव स्प्रेड काम में कर सकते हैं। बैक्टीरियोसाइड प्लस फंजिसाइड प्लस एक्टिव स्प्रेड हम काम में ले सकते हैं। स्प्रे करने का सबसे अच्छा समय रहता है सुबह और शाम को। तरीके, बीज उपचार में उपयोग करने के तरीके, जब हम घोल बनाते हैं, बीज उपचार करने से पहले किसी भी दवा या किसी भी जैविक दवा का घोल बनाना, सॉल्यूशन बनाना अति आवश्यक है। पावर ग्रो का अगर हम घोल बनाएंगे 3 ml पावर ग्रो प्लस 2 ml फंजिसाइड 1 लीटर पानी का घोल बना सकते हैं। और 100 किलोग्राम अगर हमें बीज उपचार करना है तो 5 लीटर घोल बना, ये जो मात्रा डाल देंगे। अगर हमें पौध लगानी है तो पौध जब अपन ट्रांसप्लांट करते हैं तो पौध की जड़ होती है, उसको हम 4 से 5 मिनट तक उस घोल में डुबो के रखेंगे। उसके बाद में हम खेत में उसको
तो उसकी रोपाई करेंगे। बीज उपचार के फायदे, बीज का अंकुरण बहुत अच्छा होगा, फुटाव अच्छे से होगा, जड़ों का विकास तेजी से होगा, फफूंद जनित रोगों से बच पाएंगे। मुख्य तरीके से अगर बीज उपचार करते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होता है कि जो ये फंगल डिजीज होते हैं इनसे बचाया जाएगा। साथ ही साथ में हम किसान भाइयों को और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को इसमें एक काफी अच्छी बिजनेस की संभावनाएं भी एक एग्जाम्पल के माध्यम में एक्सेप्ट करने यहाँ पे दी है हमें। एक किसान अगर एक सीजन में 1000 रुपए के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का यूज करता है, सपोज दैट कि एक किसान अपने ही गांव के 50 किसान को बता पाता है, तो एक व्यक्ति यदि एक सीजन में 50 गांव में डेमो करेगा तो एक गांव में 50 के हिसाब से 2500 किसान इसका डेमो कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि आपकी टीम में 100 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो ये काम कर पाते हैं तो 2,50,000 किसानों को डेमो किया जा सकता है, और उस डेमो का टर्नओवर अपन जोड़े तो 25 करोड़ उसका टर्नओवर जाएगा। उसका अगर 10% भी मिलता है, अपन कर पाते हैं तो 2.5 करोड़ टर्नओवर, और उसका इनकम के रूप में अगर आप 1% भी मिलता है तो 25 लाख रुपए यहाँ पे इनकम के रूप में मिल जाएगी। तो साथियों, हमारा आज का प्रेजेंटेशन कल्पामृत के एग्री प्रोडक्ट पे रहा। तो मैं इसका एक ओवरव्यू आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से आज वातावरण और मिट्टी जिस तरह से प्रदूषित हो रही है, बहुत सारी संस्थाएं चल रही है कि हम जैविक खेती का उपयोग, खेती ज्यादा से ज्यादा करें, ऑर्गेनिक पे काम करें। तो एक अच्छी संभावना है कि कल्पामृत के अंदर हर प्रकार के प्रोडक्ट हैं। अभी मुख्यतः यही प्रोडक्ट काम में लिया जाता है। उर्वरक भी है हमारे पास दीमक के लिए भी दवाई है, फंजीसाइड भी है, बैक्टीरियोसाइड भी है। तो हमारे पास एक अच्छी वेराइटी है जिसको हम एक अच्छे तरीके से काम में लेकर के एक अपनी पहचान बना सकते हैं। साथ में अब जो सीजन जो आ रहा है, सीजन में हम मुख्यतः सॉइल पावर और पावर ग्रो का काफी अच्छा उपयोग लोगों तक करवा सकते हैं। एक बिजनेस की भी संभावना है। ये 3 प्रोडक्ट हमारे एक्टिव स्पीड, पावर ग्रो, सॉइल पावर इस सीजन के अंदर काफी अच्छे चल सकते हैं। साथियों, मुझे आप सुने इतने देर और मेरा प्रेजेंटेशन रहा उसके लिए मैं थैंक यू सभी को। और मैं शायद अक्षत सर को बुलाना चाहूंगा कि आगे की जो अपना जो प्रोग्राम किस तरह समाप्ति की ओर जाएगा। जी, ग्रेट सर, आपका जो एग्रीकल्चर के प्रति जो नॉलेज है बहुत बेहतरीन है। अभी जो आप हम लोग को ये बताए एग्रीकल्चर के बारे में, वाकई में बहुत बेहतरीन रहा, क्योंकि सभी साथियों को नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम फील्ड में जाते हैं तो हमको संपूर्ण नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि संपूर्ण नॉलेज रखेंगे तभी हम अच्छे से सामने वाले को प्रेजेंटेशन दे पाएंगे। तो आपका आज का जो मीटिंग है बहुत बेहतरीन रहा। बीच बीच में हमको ऐसे ही मीटिंग मिलते रहे हमारे पूरे कल्पामृत परिवार को, ताकि सभी साथियों को कल्पामृत के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में भरपूर नॉलेज हुआ। साथियों, आज का मीटिंग बहुत ही अच्छा रहा। मैं सभी साथियों का एक बार धन्यवाद करना चाहूंगी, हमारे साथ इतने देर तक जुड़े रहे। आज की मीटिंग सिर्फ इतना ही। हम नेक्स्ट डे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों। जय कल्पामृत।